नमस्कार दोस्तों काफी तेजी से हमारे भारत देश की राजनीति बदल रही है। बहुत ही तेजी से भारतीय जनता पार्टी के भीतर की धड़कनें शोर के शक्ल में अब उभरने लगी है। काफी तेजी के साथ आरएसएस अब उन सारे सवालों का जवाब चाहती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को वह संभाले या फिर इस दौर में न संभाले, या अपने तौर पर नरेंद्र मोदी की सत्ता और उनकी अपनी गवर्नेंस के तौर तरीके ही इस भारत देश में संघ की भी राजनीति को कहीं तय न कर दे। ये सारे सवाल इतने मौजूद एक ही झटके में हो जाएंगे, यह तो दिल्ली की सत्ता कभी सोचा नहीं होगा। और आज केरल के भीतर बैठक शुरू हुई आरएसएस की। आरएसएस के सामने बहुत एक पतली सी लाइन है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का संगठन कौन संभालेगा, आने वाले समय में बीजेपी का अध्यक्ष जो होगा उसमें आरएसएस की भागीदारी किस हद तक होगी, कितना होगा। उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो तिक्रमे दिल्ली को लेकर के जो चल रही है उस पर रोक लगाएगा कौन, या फिर रोक लगेगी या फिर नहीं लगेगी। इन्हीं सारी बातों के बीच इस भारत देश के भीतर की आर्थिक परिस्थितियों की बंटाधार जो इस भारत देश के आम लोगों के भीतर अब कहीं ना कहीं समा चुका है, उसको दूर करेगा कौन। क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बात को मान चुकी है कि भारत विकसित हो गया है। भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर से खिसकते खिसकते अब 3रे नंबर पर पहुंच ही जाएगा। और इन सारे परिस्थितियों के भीतर देश की आम जनता के भीतर जो सवाल है उन सारे सवालों को उठाएगा कौन। और आरएसएस जिस रेखा को खींचना चाहती है, शायद आज उसकी शुरुआत हो ही गया। उसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने किया। नितिन गडकरी ने एक पत्र देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम भेज दिया और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि जो जीएसटी 18% मेडिकल इंश्योरेंस के क्षेत्र में लगी हुई है उसको आप हटा दीजिए। और इस बात का जिक्र वह इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि नागपुर के प्रमंडल में जो एलआईसी है यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उससे जुड़े हुए जो कर्मचारी यूनियन है उसने कहा है कि इसको हटा दीजिए साहब। और आज जब इन सारे बातों को हमने उस पूरे जानकारी इकट्ठा किया तो पता चला कि उसके अंदर की कर्मचारी यूनियन के बहुत सीधे से रिश्ते या फिर कहीं बहुत सा सीधा सा झुकाव आरएसएस को लेकर के रहा है। यानी आरएसएस से उनकी करीबी है, यानी आरएसएस से उनकी नजदीकी है। आरएसएस जिन सारे सवालों को उठाते हैं अब वो एलआईसी के जरिए और कर्मचारियों के जरिए जो सवाल उठ रही है उन सारे बातों को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी सरकार के ही वित्त मंत्री को अगर पत्र लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर मामला सीधा नहीं है। और इन सारे परिस्थितियों के बीच ताकत शायद इस बात से भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो फुसफुसाहट थी उसको अब ये ताकत मिलने लगी है क्योंकि सार्वजनिक तौर पर संसद भवन के भीतर और बाहर इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए नेता जिस तेवर के साथ, जिस नए क्लेवर के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं और बजट सत्र के दौरान, बजट पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के भीतर नजर नहीं आते हैं और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो जवाब दे रहे थे उन सारे जवाबों के आश्रय इस भारत देश की आर्थिक इकोनॉमी को अगर समझा जाए तो परिस्थितियां कितनी नाजुक है इस दौर में और क्या कुछ इस दौर में उसको ढका जा रहा है, आज इस बात की जिक्र जरूर करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले की बात कि क्या आरएसएस के बगैर अब नरेंद्र मोदी सरकार चल नहीं पाएगी, क्या ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार इस बात को मान चुकी है कि जिन सारे मुद्दों के आश्रय अब तक वो राजनीति करती थी अब उन मुद्दों का कोई महत्व इस दौर में बचा नहीं, चाहे वह हिंदुत्व का बात हो, चाहे एनआरसी का जिक्र हो, चाहे अलग अलग राजनीतिक एजेंडे के तौर पर जिन भी मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 साल में उठाया मौजूदा समय में सब के सब धराशायी हो गया। और इस दौर में इस धराशायी इसलिए भी हो गया क्योंकि एक ही चेहरा था और एक ही व्यक्ति था और उसी व्यक्ति के आसपास पूरी भारत देश की राजनीति घुबर रही थी और उसी का प्रभाव कहीं ना कहीं इस दौर में आकर खत्म हो गए तो मुद्दे भी खत्म हो गए। और इन सारे हालातों में अक्सर आरएसएस को याद, भारतीय जनता पार्टी को जरूर आरएसएस याद आती है क्योंकि उनको पता है कि इस भारत देश के भीतर में गांव, खेरे, पंचायत, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर कोई अगर लगातार किसी के संपर्क में, आम लोगों के संपर्क में है तो वह स्वयंसेवक है, आरएसएस है, संघ के लोग हैं। तो क्या इस दौर में नरेंद्र मोदी की सरकार सबके सामने नतमस्तक हो गई है? जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष है जिन्होंने चुनाव के समय में चौथे चरण के बाद यह कह दिया था एक इंटरव्यू के दौरान कि आरएसएस का हमें जरूरत नहीं है, उन्हें जाकर के केवल उस बैठक में शामिल होना है जो आज
कहां से आज से शुरू हुई है, 2 तारीख तक करीब चलेगी ये मीटिंग। ये मीटिंग के दौरान यह भी तय होगा कि आने वाले समय में चुनाव को लेकर के कोई रणनीति भारतीय जनता पार्टी के पास है या फिर नहीं है। आरएसएस यानी संघ को किस रूप में भागीदारी कर रही है, और आरएसएस संघ जिस रूप में भागीदारी चाहती है उसको भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार है या फिर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लेकर के या फिर सरकार की सोच इस दौर में सक्रियता कैसे बदली है, उसकी एक नजर आज पार्लियामेंट के भीतर राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट के जरिए यानी धनखड़ साहब के जरिए तब उभर करके सामने आ गया जब उन्होंने खुलेआम खुले तौर पर संघ को लेकर के यानी आरएसएस को लेकर के जो 1 मिनट की टिप्पणी कर दिया, उसमें उन्होंने सारी बात कह डाली कि क्यों आरएसएस संवैधानिक मान्यता प्राप्त संगठन है, उन्होंने भारत देश के लिए क्या कुछ किया है, और जिस तरीके से पूरा ताना बाना आरएसएस यानी संघ को लेकर के जो वाइस प्रेसिडेंट ने संसद भवन के भीतर जो भरा राज्यसभा के अंदर, उसको एक पल के लिए आप देख लीजिए। आरएसएस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज फुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू पार्टिसिपेट in the development journey of this nation. This organization bears unimpeachable credentials, comprises of people who are deeply committed to serving the nation selflessly. It is soothing to note, it is wholesome to note that RSS as an organization has been contributing for national welfare, our culture, and everyone should, as a matter of fact, take pride in any organization. तो भारत देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के भीतर जगदीप धनखड़ बाकायदा बोलते हैं कि संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है आरएसएस यानी संघ को, देश के विकास के बराबर का योगदान है आरएसएस का। उनके लोग पूरे कमिटेड लोग हैं जो इस भारत देश के कल्चर से भी वाकिफ है और उसको वह पिरोते भी हैं। यानी गर्व करना चाहिए आरएसएस के साथ, अगर आप जुड़े हुए हैं तो फिर संघ सबको अपने साथ कैसे लेता है, और उनके अपने फंडामेंटल राइट्स भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस भारत देश के किसी भी आम नागरिक को अधिकार मिले हुए। सवाल ऐसे में कोई भी पूछ सकता है कि क्या सच में इस भारत देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यह कहने की जरूरत आज थी या फिर नहीं थी, क्योंकि करीब करीब 15 दिनों पहले उन्होंने खुद को आरएसएस का एक लब्बे करार दिया था, आरएसएस का एक लब्बे। और यहीं से एक इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आज इस बात को लेकर के कि आरएसएस की अब क्यों और कितनी जरूरत इस दौर में भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे मोदी सरकार को है, और क्यों जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ दिन पहले कह रहे थे, जिन बातों का जिक्र उससे पहले हो रहा था, उन बातों से बिल्कुल अलग हट करके क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि यदि साख उस चेहरे की नहीं बची जिस चेहरे के आश्रय पूरी राजनीति साधी गई, तो फिर रास्ता क्या आरएसएस है, क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए तमाम सारे संगठन हैं जो पिरो सकते हैं, एक ही माले के भीतर भारतीय जनता पार्टी को भी इकट्ठा कर सकते हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वह और उनकी कुर्सी को लेकर के कोई आवाज ना हो या कोई फुसफुसाहट ना हो जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर सुनाई कमोबेश दे रही है। तो नितिन गडकरी का इस पत्र को एक पल के लिए आप भी देखिए कि यह पत्र नितिन गडकरी ने भारत देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम लिखा था। तो इस पूरे पत्र के भीतर नितिन गडकरी ने जिस कर्मचारी यूनियन का बात किया, जिक्र किया, उस कर्मचारी यूनियन से जुड़े हुए अधिकतर लोग आरएसएस के साथ नागपुर प्रमंडल के भीतर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। जो वहां के आम लोगों से जब आप बातचीत करेंगे तो वो सामने आ जाएगा आपके। लेकिन पहला सवाल, क्या संघ भी इस दौर में खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, उन आर्थिक नीतियों को लेकर के जिन आर्थिक नीतियों के आश्रय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताल ठोकते हैं और विपक्ष उनको निशाने पे ले लेता है। तो ऐसे में सरकार कुछ कहने की परिस्थिति में नहीं होती है। और चुनाव परिणामों ने जब ये साफ कर दिया कि इस भारत देश के भीतर की आर्थिक परिस्थितियों में अब जो नया टैक्स का भाव बढ़ा है और जो टैक्स का दबाव जिस प्रकार से देश के आम शहरी मध्यवर्गीय के लोगों के ऊपर पड़ा है, उसने तो इस भारत देश के लोगों की नींव ही हिला डाली कि उसकी किचन चलेगा कैसे, रोजगार बचेगा कैसा, पैसा बचत कैसे होगा। और इस पूरे प्रकरण के भीतर मौजूदा सरकार जिन बातों का जिक्र करती है उसमें
उसने एक खास बात और कर डाली, खास चीज आरएसएस को यानी संघ को खुश करने के लिए। क्योंकि ध्यान दीजिए, कुछ दिन पहले संघ में कोई भी सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकता है, इसका खुले तौर पर जिक्र किया गया जब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के भीतर मामला पहुंचा और यहां पर उसकी इजाजत दे दी गई। होम मिनिस्ट्री ने यह बात कह दिया कि हाँ, शामिल हो सकता है। अब ये जानकारी निकल करके आती है कि जो निर्णय से जुड़े हुए तमाम सारे दस्तावेज फाइल जो थे उसको क्लासिफाइड कर दिया गया है। यानी ये कहे कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो होम मिनिस्ट्री के तहत क्लासिफाइड किया जाता है उसके पीछे की डेफिनेशन ये होता है कि या तो वो नेशनल इंटरेस्ट का या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, यानी उन दस्तावेजों को आप देख नहीं सकते हैं। तो जो निर्णय, जो फैसला सरकार ने लिया संघ के साथ और सरकारी कर्मचारी आरएसएस के संघ के साथ हो सकते हैं, उसको क्लासिफाइड कर दिया। और गृह मंत्रालय ने कहा कि विभागीय निर्देशों के मैनुअल के अनुसार ही किसी फाइल को उचित मानदंडों के आधार पर अति गुप्त, गुप्त या फिर गोपनीय या फिर कई प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और ऐसे में सवाल नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट का नहीं है, तो फिर ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा। और ऐसे में 9 जुलाई के सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए कार्यालय ज्ञापन को स्थापना अनुभाग के तहत बीओपीटी की वेबसाइट के ऊपर सार्वजनिक कर दिया गया। होम मिनिस्ट्री ने किया और अब ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है कि फाइल संख्या 34013/1 S2 2016 स्थानीय बी, इसकी प्राकृतिक यानी रजिस्टर्ड किया गया है। अब इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है। तो अब इस पूरे पत्र को देख करके एक सवाल तो आपके मन में और उभरना चाहिए कि ऐसे में संघ को लेकर के एक ही झटके में सरकार की इतनी निकटता या फिर आरएसएस से जुड़े हुए दस्तावेजों को वर्गीकृत करने की क्या जरूरत थी, जिससे लोग उसको देख ना पाए। या फिर जो सरकार ने फैसले लिए हैं, अब मौजूदा सरकार खुद को उसी संघ के साथ जोड़कर या उसी संघ के विचारधारा से निकली हुई मान करके अब वो खुद को गवर्नेंस के तौर पर सामने आई है। उसी गवर्नेंस को लेकर के संघ के भीतर ये सारे सवाल है कि आपकी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी पॉलिसी है वो इस भारत देश को चलाने के जो तौर तरीके हैं उससे इस भारत देश की आम जनता कहीं ना कहीं नाराज है। तो आपको तो कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना पड़ेगा। और इस पूरे बदलने की प्रकरण के भीतर अगर इंडिया गठबंधन, अब उससे जुड़े जो वो नेता जो खास तौर पे राहुल गांधी का जिक्र कर लीजिए, अखिलेश यादव का जिक्र कर लीजिए, संसद भवन के भीतर जिस प्रकार से एग्रेसिव नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, उसका जवाब क्या फाइनेंस मिनिस्टर दे पाने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद पहुंच नहीं पा रहे हैं और संघ ने जिस अपने तौर पर जिन सारी बातों का जिक्र करना शुरू किया उसमें जाहिर सी बात है केरल के बैठक में आने वाले समय में चुनाव को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी हो, उस स्ट्रेटेजी को भी बनाना है। उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के चलाने के तौर तरीके भी आरएसएस के भीतर भी स्वयंसेवक को उससे गुस्से में लाए हुए। मतलब यह है कि किसी भी बैंक के अकाउंट में अगर कम से कम जो पैसा होना चाहिए, अगर उस पर कम से कम पैसा भी नहीं रख पाते हैं तो उस पर या तो आप फाइन लगा देते हैं या पैसा जब्त करते हैं। मिनिमम पैसा का मतलब ये होता है अगर ग्रामीण इलाका में आपके बैंक अकाउंट कोई खुलवाया है तो उसमें 500 रुपये उसमें होने चाहिए, अन्यथा 100 रुपये पेनल्टी लग जाएगी। जो अर्ध शहरी है उसमें आपको कम से कम 1000 रुपये रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको 150 रुपये की पेनल्टी कट जाएगी। जो शहरी और मेट्रो क्षेत्र है वहां पर 2000 तक रखने पड़ेंगे, 250 रुपये तक की वहां पेनल्टी काट ली जाती है। यदि आप करंट अकाउंट चला रहे हैं तो ये बढ़ जाता है, ग्रामीण इलाकों में 1000 रुपये रखना होगा, जो अर्ध शहरी में वहाँ पे 2000 रखना होगा, जो शहरी है वहाँ पर 5000 रखना होगा, जो मेट्रोपॉलिटन शहर है वहाँ पे 10,000 रखना पड़ेगा, अन्यथा 400 से 600 रुपये पेनल्टी कट जाएगी। सवाल ये भी है, और सवाल ये भी नहीं है, सवाल ये है कि बीते 5 साल में करीब 8500 करोड़ रुपए इस भारत देश के सरकारी बैंकों ने उसी से बना लिए। और स्वयंसेवक और संघ की चिंता यह है कि जो गरीब लोग हैं अब वो बैंकों के भीतर न्यूनतम पैसा भी रख पाने की स्थिति में क्यों नहीं है मौजूदा समय में। इसको लेकर के वित्त मंत्रालय की क्यों नहीं कुछ सोच रहा। यानी ये कहे गडकरी जिन सारे सवालों को उठा रहे हैं, कर्मचारी यूनियन जिन बातों को कह रही है, आरएसएस को लेकर के जो निकटता सरकार दिखा रहा है, उसके पीछे मौजूदा समय में वह राजनीतिक संकट है, वह सियासी संकट है जो भविष्य के भीतर कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही ना डुबा दे। अब इस बात की चिंता कहीं ना कहीं बड़ी हो गई। सरकार तो बच जाएगी जिस रेखा रूप में अभी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं,
तो ठीक है, ऐसे में पार्टी को लेकर के और पार्टी के भीतर सवाल अगर धीरे धीरे उठने शुरू हो जाए, उसमें अधिकतर लोग अगर संघ से निकल करके आए हुए हैं तो उनके सामने जो सारे सवाल है उसको लेकर के अब संघ ढाल बने या फिर संघ ही वैचारिक स्तर पर सारी चीजों को इस दौर में तय करे। और इसीलिए जेपी नड्डा को अब आरएसएस के दरबार में जाकर के इन सारे बातों का जिक्र करना है। उसमें आने वाले समय में स्वयं सेवकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होना है। आरएसएस के रणनीति स्ट्रेटेजी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को चलना होगा। और इन पूरे प्रकरण के भीतर में भारत देश के भीतर जितनी भी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजना में लगातार पैसे कम होने की वजह से जो विलंब हो रहा है वो करीब करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और करीब 700 से अधिक योजनाएं ऐसे हैं जो करीब लंबे समय तक खींची जा रही है, जिसको पूरा हो जाना चाहिए था 2025 तक, लेकिन ये 2029 तक भी पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उसमें एक एग्जाम्पल यह है कि बांद्रा और एक गोवा सिल्क करके है, वहां उसको जब सामने रखा गया था 2017 में 7,200 कितना करोड़, मतलब इस 6,788 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च भी कर दिए गए, लेकिन पता चला केवल 17% ही काम पूरा हुआ। 17.7 किलोमीटर 8 लेन का ये पूरा सेलिंग बनना है, जिसको महाराष्ट्र स्टेट रोड यानी वहाँ के रोड डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन को पूरा करना, यह भी महाराष्ट्र सरकार के अधीन आती है। लेकिन जो सामने चीजें निकल के आई उसमें जो है मॉडिफिकेशन किया गया, 141 करोड़ रुपए उसमें बढ़ गया। टैक्स और इन्फ्लेशन जो हुआ उसमें 1,237 करोड़ बढ़ गया। जो अलग से डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव लाइट लगानी थी 800 करोड़ उसमें बढ़ गया। जो अलग से कास्टिंग यार्ड बनना था उसमें 545 करोड़ बढ़ गया। और होते होते 7,500 से अधिक करोड़ का जो पूरा पुल है उसमें 18,120 करोड़ और बढ़ेंगे। यानी इस पूरे किस गवर्नेंस के तहत पूरे चीज चल रही है जो संभल नहीं पा रहा है। इस पूरे परिस्थिति के भीतर बैंकों से लोन ले लेकर के अपने जीवन को लोग जी रहे हैं, देश के आम लोग। अब ये बात भी सामने आ गया, तो ऐसे में बचेगा क्या अगर आपने गवर्नेंस के तौर पर उन सारी चीज को खो दिया मौजूदा समय में, जहां पर देश की जनता के साथ आपका जुड़ाव होता था। ये सवाल आप देश के लोगों को परेशान कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कर रहा है। और आरएसएस यानी संघ के सामने भी ये सारे सवाल है। जो LIC यूनियन के जो है ना, यूनियन कर्मचारी यूनियन का जो चिट्ठी है, जो जिसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को नितिन गडकरी ने भेजा, उस बातों से भी पता चलता है। दीपम के चेयरमैन जो है उनका कहना है कि 81 एंटिटीज हैं जो रास्ते पर पड़ी हुई है, लेकिन अब सवाल है डिसइन्वेस्टमेंट का केवल सवाल नहीं, अब तो उससे मुनाफा भी कमा करके सरकार को पैसा देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी बात को एक बार सुनिए, उसके बाद आगे फिर बात करते हैं। कम करना है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही कम किया जा सकता है। इस पे हमने जो देखा है और जो विचार किया है उससे हमने ये पाया है कि डिसइन्वेस्टमेंट तो एक ही सोर्स होता है, लेकिन डिविडेंड जो है वो भी एक अनदर सोर्स है। तो उसको एक समेकित भाव से देखने की ज़रूरत है। 81 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, इसमें बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं और CPSCs हैं और कुछ सब्सिडरीज हैं। डायरेक्ट उसमें गवर्नमेंट का नहीं है, CPSCs की सब्सिडरीज हैं। 77 ऐसी हैं जिसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट की भागीदारी है। लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, मतलब निवेश के माध्यम से, माइनॉरिटी स्टेक सेल के माध्यम से उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हैं, लेकिन सरकार उसके प्रबंधन में है। इन सभी एंटिटीज़ में कैसे वैल्यू क्रिएशन हो, उसको ध्यान रखने की सबसे। दीपम के चेयरमैन साहब भी कहते हैं कि इस भारत देश की इकोनॉमी कितने शानदार तरीके से चल पड़ी है और सवाल डिसइन्वेस्टमेंट भर का नहीं है, बल्कि अब डिविडेंड यानी मुनाफा कमाने भर। यानी इस दौर का सच क्या है साहब? इस दौर का सच ये है कि बीते 2 सालों में जो आम लोग जो घर बनाने के लिए जो लोन लेते हैं आमतौर पर, उसमें करीब करीब 97% की बढ़ोतरी हो गई। यानी ये कहे कि 2 साल पहले वो 17 लाख करोड़ था, बढ़ते बढ़ते 33 लाख करोड़ को पार कर गया। ये केवल होम लोन की स्थिति है इस भारत देश के भीतर। इस देश में क्रेडिट कार्ड के जरिए जो 1.5 लाख करोड़ था वो बढ़ करके 2.5 लाख करोड़ बीते 2 साल के भीतर हो गया। 66% इसमें भी बढ़ गया। जो एजुकेशन लोन मिल रहा था उसमें 82,000 करोड़ था, जो बढ़ करके करीब 1,20,000 करोड़ हो गया। यानी ये कहे कि
44% बढ़ गया। ऑटो लोन जो था वो 4 लाख के करीब था, जो बढ़ करके 5,90,000 करोड़ हो गया, यानी इस दौर में वह भी करीब 40-45% तक बढ़ गया। जो गोल्ड लोन था वो करीब 74,000 करोड़ का था, जो बढ़ करके 1 लाख करोड़ को पार कर गया, करीब करीब 37-38% के आसपास बढ़ गया। जो पर्सनल लोन लिया जा रहा था वो 9 लाख करोड़ का था, जो पर्सनल लोन 9 लाख करोड़ से बढ़ करके इस दौर में 17,26,000 करोड़ हो गया, 55% के आसपास यह भी बढ़ गया। इस भारत देश के भीतर के आर्थिक स्थिति को अगर पटरी पर लाने की सोची जा रही है, फिर मौजूदा सरकार के पास अब तक तो यही आधार था कि हम डेवलपमेंट का जिक्र करेंगे। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि 2014 के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का जिक्र किया करते थे। हिंदूवाद, हिंदुइज्म, हिंदू पार्टी, अयोध्या नहीं जिक्र किया उन्होंने उस दौर में, लेकिन धीरे धीरे इसी फील्ड में जब वो मात खाने लगे तब ये सवाल उठा कि हिंदुत्व उभर करके सामने आया। लेकिन उसकी भी हार 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या के फैजाबाद तक में हो गई। तो ऐसे में अगला सवाल था कि अब कैसे पूरी पार्टी को एकजुट किया जाए, क्योंकि उनको अपने भरोसे भारतीय जनता पार्टी को जिता पाने में मुश्किल हालात थी। और यही सवाल इस दौर में मौजूदा समय में सबसे बड़ा हो गया, जहां पर अब संघ भी अब इस बात को तय करना चाहता है कि जो केरल के भीतर बैठक की शुरुआत हुई है उसमें यह तय करना चाहता है कि महाराष्ट्र की सियासत में आपने शिवसेना को अलग क्यों किया, उस राजनीति के भीतर आपने अजित पवार को साथ कैसे ले लिया। इस राजनीति के भीतर आप जिन रास्तों के ऊपर चल रहे थे उसमें आरएसएस के तमाम संगठन जो कि सवाल पूछते थे उनसे दोबारा सवाल करने के लिए खड़ा किया जाए या फिर ना किया जाए। और अगर इस भारत देश के भीतर संगठन में शामिल होने वाले संघ के जो प्रचारक जाने जाते हैं, अगर उनको ये संदेश मिलेगा कि आपको दिल्ली की सत्ता को बचाने के लिए ही काम करना है, तो ऐसी कौन सी विचारधारा होगी। पहली बार सारी बातें डमाडोल इस देश में हो गई और ऐसे में सरकार नतमस्तक है सबके सामने और संघ के सामने। और इसीलिए संघ को बचाने की पूरी प्रक्रिया सरकार को बचाने के लिए पूरी प्रक्रिया और पूरी प्रक्रिया बचाने के लिए उपराष्ट्रपति तक राज्यसभा में आरएसएस का गुणगान करने लगे। और मान के चलिए कि अब आरएसएस को मौजूदा सरकार ढाल भी बना रही है और उस आरएसएस के संघ के साथ खड़ी होकर के मौजूदा सरकार राजनीति साधने के लिए चल पड़ी है, जिन चीज को वो चूक चुकी थी कुछ दिन पहले। अगर कुछ भी चीज नहीं अगर इस दौर में बच रही है तो आप समझिए कि अगर इस भारत देश के भीतर में अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर को अगर आप कर्ज को अगर देखिए तो आपको जान जाइएगा आपकी इस देश का हाल क्या है। सर्विस सेक्टर के भीतर 45,90,000 करोड़ का कर्ज होता है, करीब 46-47% की रफ्तार से भी अधिक बढ़ती है ये। एमएसएमई के ऊपर करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, 29% के हिसाब से ये करीब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ने कर्ज लिया है, करीब 26,51,000 करोड़ का, जो अब तक लौटाया नहीं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में 20,75,000 करोड़ का कर्ज बढ़ गया। रियल एस्टेट के क्षेत्र में करीब 4,46,000 करोड़ का कर्ज बढ़ गया, जो करीब 50% की रफ्तार से। होमलैंड तो जीडीपी का 11% पार कर चुका है। और इन सब के बीच किस राजनीति, किस सियासत को कैसे साधा जाए और संघ के साथ लेकर के अब पहली जरूरत दिल्ली के भीतर बैठी हुई मौजूदा सत्ता की यही हो गई है कि किसी भी हाल में सभी एकजुट नजर तो आएंगे। इसीलिए जो शुरुआत में ही हमने भारत देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की जो बात आरएसएस को लेकर के जो आपने सुना, उस आरएसएस के सुनील अंबेडकर की एक बार बात आपको सुनना चाहिए, जो नागपुर के भीतर ही रहते हैं, संघ के जो हेडक्वार्टर है और आरएसएस के सबसे प्रभावी व्यक्ति स्वयं सेवक के रूप में, वह भी उन्हीं सारी बातों को कह रहे हैं। मसला सिर्फ इतना है कि धनखड़ साहब अंग्रेजी में बोलते हैं, ये हिंदी में बोल रहे हैं, देख लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र निर्माण के विभिन्न कार्यों में और समाज सेवा के जितने भी कार्य उसमें संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा हो, एकता का विषय हो, देश की अखंडता का विषय हो या प्राकृतिक आपदा के समय हो, ऐसे सभी समय पर हमें समाज को साथ में लेकर संघ जो है समय समय पर कार्यरत रहता है। वर्तमान शासन ने जो ये पाबंदी हटाने का निर्णय लिया है वो समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, यानी ये कहे नरेंद्र मोदी सरकार के आरएसएस सुप्रीम को लेकर के आप स्वयंसेवक खुश तो है। यानी अब नरेंद्र मोदी सरकार आरएसएस यानी संघ को यह भी कहना चाह रहे कि आप ही तय कीजिए कि जिससे संघ के तमाम संगठन, संघ से जुड़े हुए तमाम स्वयंसेवकों के भीतर कोई सवाल इस दौर में नहीं बचे, क्योंकि वो फैसला आपका होगा। यानी ये कहे कि जो अध्यक्ष होगा
संघ के सहमति से होगा। जो नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है, इस दौर में जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो खटपट दिल्ली से लखनऊ तक मची हुई है, उसको खामोश करना होगा, चुप करना होगा। और योगी आदित्यनाथ के पीछे चूंकि आरएसएस खड़ी रही है, तो अब आरएसएस की खुद उत्तर प्रदेश की राजनीति को आरएसएस को ही साधना पड़ेगा और उसी हिसाब से, उसी लिहाज से वहां पर संगठन चलाने वाले व्यक्ति को संघ के जरिए भेजा जाएगा। यानी ये कहे कि अपने तौर तरीके से लेकर के दिल्ली की सत्ता अगर सक्रिय न हो जाए। लेकिन ऐसे में सवाल तो यह भी उठता है कि दरअसल दिल्ली के भीतर बैठे हुए लोगों को भी ऐसा लगने लगे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का ऑरा अब खत्म हो गया, 10 साल का कार्यकाल की उम्र पूरी हो गई है, अब किसी नए नेता की खोज अगर संघ का ठप्पा केवल लगाना है, तो ऐसे में दिल्ली के भीतर बैठे हुए लोग आखिर अच्छे क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है, उसमें कोई भी नाम गृह मंत्री अमित शाह का भी ले लिया जाता, लेकिन अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक खटपट दिल्ली से लेकर के और लखनऊ तक जो सार्वजनिक तौर पर जो मीटिंगों के अंदर ये खटपट दिखाई देने पर ये उसको लेकर के भी एक बेचैनी संघ के भीतर है, जो अंत का सवाल इस भारत देश को बार बार संघ के जरिए डरा रहा है। जो संघ के भीतर की जो परेशानी, अंदरूनी परेशानी, जिसको लेकर के 3 दिन तक मंथन केरल में हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इस भारत देश की सरकार, मौजूदा सरकार की साख जो पिछले 10 साल में जो थी, अब 11वें साल में यदि वो नजर नहीं आ रही है देश में, तो फिर विकल्प क्या होगा और वो विजन कौन सा होगा जिस विजन के आश्रय विकल्प को जगह मिल जाए और उसकी मान्यता भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी हो और संघ के साथ भी वो सारी चीजें खड़ी हो। तो क्या यह विकल्प की दिशा में, बढ़ते हुए कदम की दिशा में केरल की ये पूरी बैठक को देखा जा सकता है? उस दिशा की एक पहली बात तो ये है, और ये कहीं ना कहीं ये कहे कि उस मौजूदा सत्ता के आसपास एक गति कटघरे तैयार कर रहा है, जिस सत्ता ने बीते 10 सालों से अपने अनुकूल आरएसएस यानी संघ को भी चलाया, भारतीय जनता पार्टी को भी नए स्थिति में ढाल दिया। लेकिन अब जब मुश्किल हालात पैदा हो गई, तो उसके सामने तब ये बेचैनी आ गई कि अब वह किस विकल्प को कैसे इस दौर में खड़ा करे। सारे जब अपने लोग हैं, तो फिर उन्हीं सारे लोगों से बुलवाया जाए। जैसे विधायक एमएलए तय करते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन वह केंद्र तय कर चुका होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और तमाम विधायक कहते हैं हमने भी इसे ही चुना। तो यह स्थिति क्या इस भारत देश के भीतर में उस राजनीतिक विकल्प को लेकर के भी आएगी, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर के हो रही है, और धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे की दिशा में ये बात आगे बढ़ेगी। जी 2 अगस्त तक इस बात को लेकर के मंथन केरल में होना है, और जेपी नड्डा की भागीदारी है, बीएल संतोष की भागीदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इस बात को लेकर के अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहा तो यह भी गया है कि आप भी पहुंच सकते हैं, लेकिन इन सारे बातों के भीतर अंत में एक सच लगता है कि हर किसी को समझ लेना चाहिए कि जब ये कहा जाता है इस भारत देश के भीतर कि भारत का बजट अब आम लोगों से दूर हो चला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कहते हैं कि देखिए हम 2014 की तुलना में कितना बजट कई गुना बढ़ा दिया, तो आज लगता है कि आखिरी बात एजुकेशन बजट को लेकर के आपके साथ करना चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार ये बात कहती है कि हमने एजुकेशन बजट बढ़ाया, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। और ये सच है कि 2013 के भीतर एजुकेशन बजट जो था वो करीब करीब 80,000 करोड़ था, और आज मौजूदा समय में वो बजट 1,20,000 करोड़ है, यानी बजट तो बढ़ गया। लेकिन जब 80,000 करोड़ बजट था, उस समय जो जीडीपी जो बजट, पूरा बजट का जो आंकड़ा था वह 16,65,000 करोड़ के था। आज वो बढ़ करके 48,20,000 करोड़ हो गया। यानी ये कहे उस समय के बजट का करीब करीब 4.5-5% तक एजुकेशन पर खर्च किया जाता था, वो घट करके वर्तमान समय में 2.5% पे आ गया है। और इस आंकड़े को, इस डाटा को ट्विस्ट करती है सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण, इसीलिए बात छुपी जाती है। और आरएसएस संघ के भीतर बेचैनी है, तो लोगों के अंदर जब आप बेचैनी है, तो फिर ऐसे में मौजूदा सरकार बचेगा कैसे? मोदी भी समझ चुके हैं कि बचेंगे कैसे, और संसद के भीतर भी उनकी क्या परिस्थिति है आप देख रहे हैं, और सड़क से भी उनके लिए बहुत अच्छी हालात नहीं है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।